हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। यानी कि मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर आपको यह पढ़ना है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ, और इसके अंदर करियर क्या देखने को मिलता है। ये जो वीडियो है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है, यानी कि जो आपका करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको कर रहे हैं। आगे बात करें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ईएसपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शारीरिक शिक्षा क्या है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही क्या है भाई, शारीरिक शिक्षा बदलती प्रवृत्तियां और करियर, तो आपको इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए कि भाई फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो देखो भाई, शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का ऐसा हिस्सा होता है, ऐसा भाग होता है जिसमें हम हेल्थ के बारे में, खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, टूर्नामेंट, पोषण के बारे में, चोट के बारे में, शरीर और इसमें समाहित मस्तिष्क, अंग और आपकी जो आत्मा यानी कि जो सोल है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। और शारीरिक शिक्षा जो है इसका आप कंपाइलेशन कह सकते हो, जिसको आप कंप्लीट पढ़ोगे 11th और 12th के अंदर। जितनी बातें मैंने यहाँ पर बताई सबके बारे में आपको पढ़ना है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। कुछ के बारे में आप 11th में ही पढ़ लोगे, कुछ के बारे में 12th में पढ़ोगे। अगर मैं बात करता हूँ शारीरिक शिक्षा की, तो उसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो इसका लक्ष्य सिंपल सा है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। और ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगा, जब व्यक्ति का शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और मनोवैज्ञानिक विकास भी होगा। शारीरिक विकास का मतलब सिंपल समझ सकते हो कि आपका शरीर का विकास हो रहा है, आपकी मसल गेन हो रही है। मानसिक विकास यानी कि आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। और तीसरा मनोवैज्ञानिक विकास यानी कि अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं और दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग को समझ पा रहे हो, आप एम्पैथी शो कर पा रहे हो दूसरों के लिए। ये क्या है भाई, ये जब अब इन तीनों टाइप के डेवलपमेंट हमारे अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारा सर्वांगीण विकास हो रहा है। और यही सर्वांगीण विकास करना किसका पर्पस है, किसका गोल है, शारीरिक शिक्षा का गोल है। अब इसके उद्देश्य की बात करूं, तो देखो भाई शारीरिक शिक्षा जो है ना, इसके 5 उद्देश्य हैं। शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक तालमेल बना के रखना, और भावनात्मक स्थिरता लाना, और आध्यात्मिक विकास करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। तो देखो भाई, शारीरिक शिक्षा जो है ना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये हमें ताकतवर और स्वस्थ बनाती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है ये पढ़ते हैं। जिससे जो व्यक्ति जो पढ़ता है इसको अपने जीवन में सब आदतें उतार पाता है, जिससे क्या है वो ताकतवर भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है। इससे जो हमारा वजन भी ठीक रहता है, शक्ति और सहन शक्ति भी बढ़ती है। सहन शक्ति सिंपल सा होता है कि आप थकने के बावजूद भी कितना काम कर पा रहे हो, ये आपकी सहन शक्ति को दिखाता है। और आपके अंदर पावर कितनी है ना, तो ये भी बढ़ती है। क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन जब पढ़ते हो तो आपको पता रहता है कि भाई सहन शक्ति कितनी जरूरी है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है ना, पावर को कैसे बढ़ाया जाता है, कौन सी गतिविधि, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। तो ये सब जो है फिजिकल एजुकेशन पढ़ के सीख पाते हैं और हमारा शारीरिक विकास भी हो पाता है। ठीक है, हमारे अंदर फुर्ती आती है, हमारी लचक बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और हमारे सभी अंग जो है सही तरीके से काम कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा योग के बारे में जब हम बात करते हैं वही फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, इसको हम इसका अध्ययन हम शारीरिक विकास में शारीरिक शिक्षा में करते हैं। तो इसी वजह से क्या हो पाता है, हमारा शारीरिक विकास हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखो, अगला है मानसिक विकास। तो जब मानसिक विकास की बात करते हैं ना, तो शारीरिक शिक्षा से क्या होता है, हमारा ध्यान, हमारी सतर्कता, मतलब हम अलर्ट कितने ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और हमारी जो योजना बनाने की क्षमता होती है, मतलब प्लानिंग करने की जो क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा मानसिक विकास कैसे होगा, देखो शारीरिक शिक्षा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी हम पढ़ते हैं उससे हमारा माइंड खुलता है ना। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो हम करते हैं। जो हमारे टीचर होते हैं स्कूल के अंदर वो क्या करते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर वो हमको बाहर ले जाते हैं भाई, खिलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। ध्यान आपको रखना है, हमारी ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ रही है, हमारी अलर्टनेस बढ़ रही है, हमारी योजना बनाने की क्षमता बढ़ रही है। समझ आ गया। तो ये मानसिक विकास ही तो है। अगर आपके अंदर ये डेवलप हो रहा है, इसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो आपका मानसिक विकास हो रहा है। ये हो कैसे रहा है, ये हो रहा है भाई आपका शारीरिक शिक्षा की वजह से। और ये पढ़ाई के साथ साथ जो है गतिविधियों का भी ज्ञान देती है। मैंने बताया ना आपको भाई, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप गतिविधियां भी कर रहे हो, एक्टिविटीज भी कर रहे हो। ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स आप खेलते हो, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति और मन को अच्छा महसूस होता है। आगे देखो, और अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन होते हैं भाई, जैसे कि डोपामिन हो गया, इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब हम कोई गतिविधियां
करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको, इसी को मानसिक विकास बोला जाता है। अगला है सामाजिक तालमेल। तो सामाजिक तालमेल क्या है? सामाजिक तालमेल मतलब ये है कि सिंपल सा ही, जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, है ना, तो स्पोर्ट्स में बहुत सारी टीम्स होती है, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, तो उनसे आप दोस्ती रहती है, आप एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हो अपनी टीम के साथ, इसको बोलते हैं तालमेल। तो ये फिजिकल एजुकेशन ही हमको सिखाता है, इसका उद्देश्य है कि भाई सामाजिक तालमेल डेवलप करना, जो पढ़ रहा है फिजिकल एजुकेशन को। तो देखो भाई, तो मुकाबला और तालमेल खेलों का मुख्य बिंदु है, जिसमें अनुशासन भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, समाजीकरण भी चाहिए। समाजीकरण सिंपल सा है कि आप क्या कर रहे हो, अपने टीम के मेंबर के साथ घुल मिल रहे हो, और नेतृत्व जैसे गुणों का एक व्यक्ति में समावेश होता है, मतलब कि उसमें ये होने ही चाहिए। समावेश मतलब होने ही चाहिए, उसके अंदर डालने हैं ये गुण। और कैसे डेवलप होंगे? फिजिकल एजुकेशन पढ़कर, ये इसका उद्देश्य है। तो इसी को हम बोलते हैं सामाजिक तालमेल। ठीक है, अब आगे देखो, भावनात्मक स्थिरता। तो भावनात्मक स्थिरता मतलब कि जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं उसमें स्थिरता आना। जैसी जरूरत है, जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर। ये नहीं कि कहां पर, जहां पर खुश होना है वहां पर आप दुखी हो रहे हो, जहां पर दुखी होना है वहां पर आप खुश हो रहे हो, और जहां पर शांत रहना वहां पर गुस्सा दिखा रहे हो। तो क्या है भाई, यहाँ पर आपकी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है। तो भावनात्मक स्थिरता लाना जो है, ये फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है, पर्पस है। तो अब ये कैसे डेवलप होता है हमारे अंदर? ये खेलों के थ्रू होता है, क्योंकि खेल क्या है, फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। खेलों में हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं, तो वहां पर जो हमें ऐसे जो गुण होते हैं, क्वालिटी सीखने को मिलती है, जिससे हमारी जो भावनाएं हैं उसमें स्थिरता आती है। ठीक है, तो देखो भाई, हार जीत, खुशी, धैर्य, आक्रमण, प्रेम, भय, गिरना उठना इत्यादि जो है शारीरिक शिक्षा में ये सभी समाहित होते हैं, क्योंकि हार जीत भी चलती है ना। धैर्य होना बहुत जरूरी है, जो कि धैर्य हम सीखते हैं गेम्स के अंदर। ठीक है भाई, और आक्रमण यानी जब हम गेम्स खेलते हो सामने वाली टीम आक्रमण भी करती है, और प्रेम हो गया, डर हो गया, गिरना उठना, ये सब फिजिकल एजुकेशन में समाहित हमें सिखाता भी है। और ये व्यक्ति में स्थिरता और असल जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में सकारात्मक यानी पॉजिटिव और स्थिर रहने की क्षमता विकसित होती है। तो जिंदगी में जैसे भी सिचुएशन हमारे साथ आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उसमें हमें कैसे पॉजिटिव रहना है, ये हमको फिजिकल एजुकेशन ही सिखाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका उद्देश्य है। अगला है आध्यात्मिक विकास करना। यानी इसमें हम क्या बात करते हैं, प्रकृति से लगाव। प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें क्या करना है, काम करना है, माफी देना, माफी मांगना, शांति और संतोष के साथ, जो ये शिष्टाचार के साथ रहना है। मतलब कि देखो, आध्यात्मिक विकास मतलब है कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब है आपको प्रकृति से लगाव होना चाहिए, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाओ, और प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको काम करना है, जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो। और ये माफी देना, माफी मांगना, है ना, आपको सेटिस्फाइड रहना, मतलब संतोष का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन होना। तो ये जो है हमें इसके साथ रहना है। तो ऐसे शिष्टाचार यानी ऐसी वैल्यूज के साथ जो है हमको जिंदगी जीनी है, इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक विकास। और ये विकास जो है शारीरिक शिक्षा के थ्रू ही होता है। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो है उपरोक्त सभी सकारात्मक प्रभाव होते हैं, जब व्यक्ति जो है शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ता है। और जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है उसको प्रकृति से लगाव जरूर होता है, वो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब आगे देखो, अब जब का अगला टॉपिक है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता पश्चात। यानी कि आजादी के बाद शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ है भारत के अंदर, ये आपको पढ़ना है। तो देखो भाई, कि आजादी के बाद हम को कैसे शारीरिक शिक्षा में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो 1948 में भारत सरकार द्वारा ना ताराचंद समिति की स्थापना करी जाती है। 1948 में इस समिति ने क्या करा, भारत में खेलों के स्तर में अच्छा करने के लिए, खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संस्थान की स्थापना की, गुजारिश की, अनुशंसा करी, और खेलों में सुधार लाने की सिफारिश करी। यानी कि एक संस्थान बनाओ जो खेलों को शारीरिक शिक्षा की बात करे, है ना, मनोरंजन की बात करे, और खेलों के स्तर में सुधार लाए। तो इसकी जो भाई अनुशंसा है, जो रिक्वेस्ट है, वो किसने करी, समिति ने करी, ताराचंद समिति ने करी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, 1948 में बनी थी ये। और 1950 में शारीरिक शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए क्या बनाया गया भाई, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया। इसका बेसिकली काम क्या था, इसका काम ये था कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं या खेलों से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं उसकी देखरेख करना, उसके बारे में सलाह देना, सरकार पे दबाव बनाना कि वो इसको लेकर क्या कुछ काम करे। समझ आया आपको? यानी सलाह, या सलाह मतलब होता है कि भाई सुझाव देना एक तरीके से। ठीक है,
और जिसको परामर्श भी बोलते हैं आप, तो इसको आप शारीरिक केंद्रीय शारीरिक शिक्षा परामर्शी बोर्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो भाई, प्रथम एशियाई खेल जो है 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिससे भाई खेलों के विकास में ना आप महत्वपूर्ण चरण मान सकते हो कि भाई 1951 में जब एशियाई खेलों का आयोजन होता है तो यहां से एक उम्मीद उठी कि हाँ, इंडिया के अंदर भी क्या है, खेलों को लेकर डेवलपमेंट तेज होगा। ठीक है, और इंडिया भी क्या कर सकता है, मेजबान कर सकता है किसी भी खेलों का। तो प्रथम एशियाई खेल जो है 1951 में होते हैं, नई दिल्ली के अंदर होते हैं। और इस आयोजन से क्या हुआ, भारतीय युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए कि हाँ, हम भी क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि आजादी के बाद कोई खेलों में पार्टिसिपेट करने की सोच ही कैसे सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं हम क्या करें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन जब ये जो है प्रथम एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में होते हैं, तो यहाँ से जो इंडिया का यूथ था उस टाइम पर, उसको लगा कि हम भी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सकते हैं भाई, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो इंस्पायर हुए इस चीज से। ठीक है, आगे देखो, 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, जो कि बेसिकली काम क्या था इसका, सरकार और जो विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघ है, राष्ट्रीय खेल महासंघ होते हैं जो अलग अलग खेल के संघ होते हैं, जैसे फुटबॉल का अलग होगा, खो खो का अलग होगा, तीरंदाजी का अलग होगा, बास्केटबॉल का अलग होगा। तो ये इनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल महासंघ बोलते हैं, जो पर्टिकुलर खेल के लिए ही होते हैं, उसी का संचालन करते हैं, उसी की देखरेख करते हैं। तो सरकार और जो अलग अलग राष्ट्रीय खेल महासंघ है, उनके बीच में आर्थिक मामलों में मध्यस्थता के लिए की गई थी कि हाँ, कि कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ है और जो गवर्नमेंट है, इसके बीच में मध्यस्थता कौन करेगा, वो ये परिषद ही करेगा, अखिल भारतीय खेल परिषद, जो कि खेलों के मामले के लिए ही ये बनाया गया है। समझ आ गया आपको, आर्थिक मामले मतलब कि कोई भी खेलों का डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ता है भाई, उन खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उस खेलों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं, तो इंडिया के अंदर जो है भाई, क्रिकेट में कितना डेवलपमेंट है, क्रिकेट में क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करा जाता है, खर्च करा जाता है। लेकिन आप दूसरे स्पोर्ट्स देख लो, चाहे फुटबॉल की बात कर लो या और कोई गेम की बात आप कर लो, इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करा जा रहा है। तो फुटबॉल का जो संघ है ना, तो उसको इतना आप कह सकते हो सरकार से सपोर्ट ही नहीं मिलता है कि ये कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कर सके इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो उस टाइम पे अखिल भारतीय खेल परिषद की जो स्थापना करी गई थी, सरकार और जो अलग अलग राष्ट्रीय खेल महासंघ है, इनके बीच में एक क्या बने, मतलब मध्यस्थता करे, कुछ सुझाव दे, ताकि ये जो अलग अलग महासंघ अलग अलग गेमों को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके और कुछ अच्छा कर सके। और आगे देखो भाई, 1957 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1957 में क्या बनाया गया, 1954 में क्या बनाया गया। आगे देखो, और विभिन्न खेलों में योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता के लिए 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना मोती बाग पटियाला में की गई। तो अलग अलग खेलों में योग्य प्रशिक्षकों यानी जो ट्रेनर्स हैं वो अवेलेबल हो, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए जो है ये बनाया गया 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS। ये ध्यान रखना है, कहां पर, मोती बाग में। और आगे चले, भारत में एशियाई खेलों के आयोजन से क्या हुआ, 1982 में देश में खेलों की बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हुई। 1951 में जैसी एशियाई खेल हुए नई दिल्ली के अंदर, वैसे ही क्या हुआ 1982 में देश में खेलों की बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि होगी। मतलब कि जो खेलों को फाउंडेशन का तैयार कर रही है, जो खेलों को डेवलप करने के लिए जरूरी ऐसी सुविधाएं जो है डेवलप होने लग गई, उनकी वृद्धि होने लग गई। ठीक है, जैसे एशियाई खेल आयोजन हुए थे उसकी वजह से। और 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई मतलब क्या, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में जरूर आता है कि साई की स्थापना कब हुई, साई की फुल फॉर्म क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसकी स्थापना की गई 1984 में, जिसका मेन काम क्या था, खेलों की दुनिया में ढांचे और सुविधाओं का रखरखाव करना है, यानी कि खेलों के ढांचे को सुधारना है ना, उनका रखरखाव करना है, सुविधाओं को बढ़ाना है खेलों के लिए। ये मेन काम था किसका, SAI का, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। आगे चलो, 2010 में नई दिल्ली में जो राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल का मतलब है कॉमनवेल्थ गेम, जो आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो 2010 में जो नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और 2018 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो CBSE है, उसने शारीरिक शिक्षा को
9 से 12th कक्षा तक क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। 9th और 10th में भी आपको ना देखने को मिले, लेकिन 11 12th में तो ये अनिवार्य कर दिया, बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट ही देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं खेलों में बदलती प्रवृत्तियां, कि खेलों के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। चैप्टर का नाम भी है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां, यानी कि शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां का मतलब है कि शारीरिक शिक्षा के अंदर जो हम खेलों का अध्ययन करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी प्रवृत्तियां किस प्रकार से बदल रही है, खेलों में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो पोशाक को लेकर हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स को लेकर हो, वो कैसे बदले हैं, इसकी बात हमें करनी है। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेल सतह की। दो तरह की सतह होती है, एक होती है प्राकृतिक सतह और एक होती है कृत्रिम सतह। पहले ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूं कृत्रिम सतह की, ऐसी सतह होती है जो कि आर्टिफिशियली डेवलप करी गई है। और प्राकृतिक सतह मतलब कि जो नेचुरली बनी हुई है, जैसे कि मान लो घास पर कोई गेम खेल रहे हैं, नेचुरल कोई ग्राउंड है ना, मिट्टी से भरा हुआ, उस पर कोई गेम खेल रहे हैं, प्राकृतिक सतह है। लेकिन जब कृत्रिम सतह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई मैट बना दिया जो कि आर्टिफिशियली डेवलप करा गया है खेलों के लिए। वो नेचुरली नहीं बना, प्राकृतिक तौर पर नहीं बना, वो इंसानों ने डेवलप करा है। ठीक है, जैसा आप इमेज में देख भी पा रहे हो, ये क्या है, ये भाई कृत्रिम सतह है जो कि आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाई है। अब देखो भाई, अगर प्राकृतिक सतह की बात करूं तो इसके अंदर मिट्टी आ जाएगी, घास का मैदान आ जाएगा, या घास की सतह आ जाएगी, या कोई लकड़ी का मैदान आ जाएगा। लेकिन कृत्रिम सतह की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर सिंथेटिक घास आ जाएगी, मतलब ऐसी घास जो ह्यूमन ने डेवलप करी है खेल के पर्पज से। ठीक है, मैट हो जाएगा, सिंथेटिक ट्रैक हो जाएगा, अपना डामर हो जाएगा और सिंडर ट्रैक हो जाएगा। ये सब क्या है, कृत्रिम सतह का एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब कृत्रिम घास जो है ना, कृत्रिम घास मैंने बता दिया है, जो आर्टिफिशियली डेवलप करी गई है, नेचुरली वो डेवलप ना हुई हो। तो 1966 में प्रमुखता से पहली बार जो है कहां पर यूज हुआ, ये एस्टरडम जो है, एस्टरडम टेक्सास जो कि यूएस में है, वहां पर उपयोग में लाई गई थी। और सिंथेटिक घास, मैट हो गई, ये सब का महत्व और फायदे बहुत ज्यादा है, ये आपको पता होगा। इसको देखते हुए आज हर खेल की जो वैधानिक संघ है, मतलब जो हर खेल को देखती है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है ना, तो वैधानिक संघ या समिति द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। तो कहने का मतलब ये भाई, सिंथेटिक घास और जो मैट है ये काफी यूजफुल है। तो उसके महत्व और फायदों को देखते हुए आज हर खेल की जो वैधानिक संघ है, जो समिति है, जो खेलों की देख रेख करती है, तो उनके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, इसमें कोई रुकावटें नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, अब यहाँ पर जो है कुछ आप डिफरेंस देख लो कि प्राकृतिक सतह और कृत्रिम सतह में, जो एग्जाम में आ सकता है। तो प्राकृतिक सतह, यहाँ पर ये पॉइंट है किस बेसिस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्थायित्व की, मतलब कितना चल सकती है ये, तो प्राकृतिक सतह भाई कम समय के लिए है, लेकिन जो कृत्रिम सतह है वो अधिक समय के लिए है। क्योंकि अगर आप जो नेचुरली बनी ग्राउंड है वो धीरे धीरे खराब होती रहती है, उसको फिर से मेंटेनेंस करना पड़ता है उसका। प्राकृतिक सतह की बात करूं तो उसमें रख रखाव की जो लागत है वो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन कृत्रिम सतह में बहुत कम लागत आती है, इतना बार बार जो है उसको उसमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक सतह की, तो उसमें जो जल निकास होता है, जल बहुत जटिल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कई बार ग्राउंड से पानी भर जाता है, वहां से पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो पानी निकालना है, जल निकास से मतलब कि पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कृत्रिम सतह की जब बात करता हूँ तो ये बहुत सरल होता है, क्योंकि जब ऐसा सतह बनाया जाता है जो कि हम इंसानों ने बनाया है खेलों को मद्देनजर रखते हुए, तो ऐसे में क्या होता है, हम ऐसा बनाते हैं कि जिससे जो है पानी इजीली निकल जाए। पानी की जरूरत बहुत पड़ती है प्राकृतिक सतह को बनाए रखने के लिए, लेकिन कृत्रिम सतह की बात करूं तो यहाँ पर इतनी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है सतह को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही आप उपयोग की बात करूं तो प्राकृतिक सतह का आप लगातार यूज नहीं कर सकते हो, इसको व्यायाम के लिए रिलैक्स या रेस्ट की जरूरत भी होती है। आपने एक बार यूज कर ली, फिर उसको कुछ टाइम तक खाली भी छोड़ो, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि विराम की जरूरत होती है। लेकिन जो कृत्रिम सतह होती है उसको कॉन्टिन्यूसली लगातार आप जो है इसको यूज आप कर सकते हैं। ऐसे प्रभाव की बात करूं तो बारिश का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है प्राकृतिक सतह के अंदर, नेचुरल सरफेस के पास, और कीचड़ बन जाती है कई बार, आपको पता होगा बारिश के टाइम पे। लेकिन जो कृत्रिम सतह है वहां पर कोई ऐसा प्रभाव देखने को नहीं पड़ता है कि कोई विपरीत प्रभाव देखने को मिले कीचड़ वगैरह वाला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक घास होती है, कीचड़ क्या ही होगी।
और मैट वगैरह होता है, पानी इजीली निकल जाता है वहां से, ठीक है। और प्राकृतिक सतह की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है कीटनाशक दवाइयां प्रयोग करनी पड़ती है, जिससे जो कीट वगैरह है हानिकारक वो साइड हो जाए, वो मर जाए। लेकिन कृत्रिम सतह में तो कोई ऐसा है नहीं जिसपे कीट आके बैठेंगे, कोई कीड़ा आके बैठेगा, तो इसलिए जो है कीटनाशक दवाइयां प्रयोग नहीं होती है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है आपका प्राकृतिक सतह और कृत्रिम सतह में। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब आगे देखो, पहनने योग्य खेल पोशाक एवं उपकरण। जो हम क्या है भाई खेल पोशाक पहनते हैं, उपकरण का यूज करते हैं, उसकी बात हम करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो खेल में सही पोशाक और उपकरण का उपयोग करना सुरक्षा और प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाने में अधिक भूमिका निभाता है। आपको पता है जैसा खेल वैसी पोशाक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पोशाक ही जो है बहुत जरूरी हो जाती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है खेल के अंदर, जिस सुरक्षा की दृष्टि से भी और प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस की दृष्टि से भी। और हर खेल की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती है, आपको पता है, और उसके अनुसार पोशाक भी होती है और उपकरण भी तैयार किए जाते हैं। जैसा गेम है, जैसा स्पोर्ट्स है, जैसा खेल, वैसी पोशाक है, वैसे ही क्या होंगे उपकरण होंगे। आगे देखो, जैसे है भाई जूते और प्रदर्शन। ध्यान रखना भाई, जूते बहुत जरूरी होते हैं एक स्पोर्ट्स के लिए। अब लेकिन जूते भी कैसे होने चाहिए वो गेम पे डिपेंड करता है, तो ध्यान सुनना मेरी बात। शूटर के जूते पहनकर क्रिकेट खेलना ना केवल मुश्किल है बल्कि खेल का मजा भी कम कर देता है। अगर आप शूटर वाले जूते पहन के क्रिकेट खेल रहे हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और बेवकूफ इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा एक तो नुकसान होगा और आपको मजा भी नहीं आएगा गेम का, ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुनना भाई, जो एथलेटिक्स है और जो क्रिकेट के जूतों में क्या लगे होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्पाइक्स लगे होते हैं, जो बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं। शूटर के जूते में इतने स्पाइक्स नहीं होते, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं और जो क्रिकेटर होते हैं, जो उनके जूते हैं वो कैसे होते हैं भाई, उसमें स्पाइक्स लगे होते हैं। स्पाइक्स का मतलब आप समझो कि मान लो ये जूते का सरफेस है, इसमें नीचे थोड़े क्या होते हैं, ऐसे थोड़े नुकीले नुकीले टाइप से कुछ चीजें निकल रही होती हैं, जिससे क्या होती है जमीन पर पकड़ बन पाती है आसानी से। लेकिन अगर कोई जूते का सरफेस बिल्कुल फ्लैट है तो वो इतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाएगा जमीन पर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आप देखो, ये जूता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये विजिबल होगा। ये क्या, देखो आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे, इसी से क्या बनती है, पकड़ बनती है। पकड़ कैसे बन जाती है भाई? पकड़ इसलिए बन जाती है क्योंकि इससे क्या होता है, जमीन और आपके जूते के बीच का घर्षण बढ़ता है, और घर्षण बढ़ने का मतलब है कि आपके जो चलने फिरने में रुकावट आएगी, जिससे कि आप अच्छे से पकड़ बना पाओगे। घर्षण बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि दो सतह के संपर्क में आने से लगता है, जो कि जो आपकी गति है उसको थोड़ा धीरे करता है। अगर घर्षण कम है तो वो गति बहुत तेज होगी, अगर वो घर्षण बहुत ज्यादा है तो आपकी गति कम होगी। तो वही चीज है, तो स्पाइक्स की वजह से क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है जमीन के बीच का और आपके जूते की सरफेस के बीच का, जिससे गति थोड़ी कम हो पाती है और पकड़ बन जाती है मजबूत, ठीक है। आगे चलो। अब बास्केटबॉल के जूतों में हाई एंकल सपोर्ट होता है, जिससे टखने की चोटों से बचा जा सकता है। जो बास्केटबॉल खेलता है भाई उनके जूते अलग टाइप के होते हैं, जिससे उनका जो एंकल सपोर्ट मिलता है, जिससे जो उनके टखने की चोट है ना, वो नहीं होती है। तो बास्केटबॉल के जूते अलग है। और टेनिस और बैडमिंटन के जूते अलग होते हैं, जिनमें कम घर्षण होता है। घर्षण मैंने बता दिया, जो नीचे से क्या होंगे, बिल्कुल थोड़े सपाट होंगे, जिससे कम घर्षण होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बैडमिंटन या टेनिस खेलते हो तो आपको बहुत जल्दी जल्दी भागना होता है, और जल्दी जल्दी भागोगे कब? जब आपके जूते जो है आपको गति करने में मदद करेंगे। गति करने में मदद कब करेंगे? जब वो कम घर्षण वाले होंगे, उनमें स्पाइक्स नहीं होंगे, ठीक है। और जिससे तेज और सटीक मूवमेंट संभव हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। आगे चलो। खेल विशिष्ट पोशाक की बात करूं भाई, तो जिम्नास्ट को लचीलेपन और सुरक्षा के लिए टाइट लियोटार्ड पहनने की जरूरत होती है। मतलब कि मैं सीधी बात कहूं तो आपको जिम्नास्ट के अपने कपड़े देखे होंगे तो टाइट कपड़े पहनते हैं वो, तो वही वाली बात यहाँ पर जो है की जा रही है कि उनको टाइट लियोटार्ड पहनना होता है। तो जिम्नास्ट के अपने कपड़े देखो बिल्कुल शरीर से चिपटे रहते हैं, तो इसलिए होता है ताकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे, थोड़ा सुरक्षित वो रहे, ठीक है। वो कपड़े, उनके जो कपड़े होते हैं उनको मदद करते हैं इन सब चीजों के अंदर। और बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए ढीली पोशाक जरूरी होती है, जो बेहतर मूवमेंट सुनिश्चित कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपने हाथ वगैरह सबके अच्छे से मूव कराने होते हैं, दौड़ना होता है कई बार। तो इसलिए जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं उनको ढीली पोशाक जरूरी होती है। लेकिन जिम्नास्ट की जब बात करूं तो उनको लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है, तो कपड़े वो टाइट ही पहनते हैं। इसको लियोटार्ड बोलते हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलो भाई। कपड़ों का विकास भी समय के साथ हमें देखने को मिला है।
पहले कोई पर्टिकुलर गेम का खिलाड़ी है वो अलग कपड़े पहनता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे क्या हुआ है, कपड़े भी बदले हैं। तो देखो भाई, समय के साथ क्या है, पोशाक के लिए उपयोग किए जाने वाले जो कपड़े हैं उसमें बड़ा बदलाव आया है। कहने का मतलब जो खेल पोशाक है उसमें जो कपड़ा यूज हो रहा है ना, उसमें आपको बदलाव देखने को मिला है। जैसे बांस, कपास, ऊन जैसे जो पारंपरिक कपड़े हैं ना, ये पहले यूज होते थे कपड़े बनाने के, जैसे बांस हो गया, कपास हो गया या ऊन हो गया, ये पहले यूज होते थे। तो जो और यही जो है भाई खेल पोशाक में यूज होते थे बनाने के लिए, लेकिन अब इनका उपयोग छोड़कर जो कि पारंपरिक कपड़े हैं, ये पारंपरिक कपड़े मतलब जो ट्रेडिशनल से वो हमारे पहले से चलते आ रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जगह जो है अब किसने ले लिया, नायलॉन ने ले ली है, पॉलिएस्टर ने ले ली है, टेंसल ने ले ली है और ड्राई फिट जैसे आधुनिक कपड़ों ने ले ली है। आप देखो, आप इस इमेज को देखो एक बार, कैसे कैसे जो है भाई कपड़ों में चेंजेस आ रहे हैं, कपड़ों में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। पहले कैसे कपड़े पहने जाते थे, फिर कैसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और नाउ ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है कि समय के साथ कैसे जो है पोशाकों में बदलाव आ रहा है, कैसे पहले किन चीजों का यूज करता था, किस टाइप के कपड़ों का यूज होता था, लेकिन अब जो है जो खेल पोशाक बन रही है वो किन चीजों से बन रही है, कैसे आधुनिक कपड़ों से बन रही है, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो पॉलिएस्टर, आपने सुना भी होगा इनके नाम। इन्हीं से जो है आज के टाइम पे कपड़े बन रहे हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हो जैसे कि ये जो है ये नायलॉन है, ये पॉलिएस्टर है, ये टेंसल है और ये ड्राई फिट है। ठीक है, समझ आ गया आपको, जो कि ड्राई रखने का काम करती है, मतलब ये थोड़ा ठीक है, पसीना आप सोख लेती है, बाहर चले जाता है पसीना, जिससे आपको इरिटेशन नहीं होती है कपड़े पहनते वक्त ये। और ये आधुनिक कपड़े जो है ना आरामदायक भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं और प्रदर्शन को बेहतर भी बनाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी से बहुत कंफर्टेबल रहता है। और साथ ही जो है मौसम और खेल की आवश्यकताओं के अनुकूल ये होते हैं, जैसा मौसम है ना, उसके अनुसार ये बनाए गए हैं, और खेल की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार ये बनाए जाते हैं। समझ आ गया भाई, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखो, खेल उपकरण एवं तकनीकी विकास। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे खेल के उपकरणों का विकास हुआ है और कैसे टेक्नोलॉजी में विकास आया है खेलों को लेकर। तो खेलों में भाग लेने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है उसे ही क्या बोलते हैं, उपकरण बोलते हैं, है ना। मशीनें बोलते हैं, कपड़े और अन्य सामान बोलते हैं, है ना। मतलब जो खेलों के पर्पस से यूज होती है, इनको को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, खेल उपकरण हम बोल देते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट उपकरण, मशीन, कपड़े और अन्य सामान यूज होते हैं जो कि खेलों में मदद करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली खेल उपकरण बोल देते हैं। समय के साथ जो है दर्शकों की जरूरत, नई तकनीक और खेल में सुधार, और आगे देखो भाई सुरक्षा और मनोरंजन के कारण ये उपकरण भी जो है बदलते और बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ सबकी डिमांड बदलती है, चाहे वो दर्शक को देखने वाला खेल को, है ना, चाहे वो खिलाड़ी हो, है ना, चाहे वो खेलों में सुधार करने की मांग हो, या कोई सुरक्षा का पर्पज हो, या कोई मनोरंजन की बात आ जाए। इसलिए क्या है, समय के साथ जो है इसमें मांग बदल रही है, तो इस वजह से क्या है, उपकरण भी बदलने जरूरी हैं समय के साथ। ठीक है, तभी तो खेलों में सुधार होगा, तभी तो सुरक्षा बढ़ेगी, तभी तो मनोरंजन ज्यादा हो पाएगा, और नई तकनीक लानी पड़ेगी, तभी क्या हो पाएगा, खेल में सुधार भी होगा और उपकरण भी आएंगे अच्छे अच्छे। अब देखो, खेल उपकरण की बात कर लेते हैं। खेल उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण और खिलाड़ी उपकरण। तो खेल उपकरण की बात करूं, गेंद आ जाता है इसमें, गोल पोस्ट आ जाता है, ये साथ साथ में इमेज भी लगी, आप देखते रहना। विकेट हो गई, रैकेट हो गया, बैट हो गया, मैट हो गया, नहीं जिसको गद्दे भी बोल देते हैं, और जाल हो गया ये। तो ये सब क्या खेल उपकरण है जो कि खेलों में यूज करे जाते हैं। ऐसे ही प्रशिक्षण उपकरण जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे कि रस्सा हो गया, ट्रेडमिल हो गया, डंबल हो गया, चीन अप बार हो गया। ये समझ आ रहा है आपको। तो अब ये जो समय के साथ डेवलप हुए हैं, ये पहले थोड़ी ना कि ये सब होता होगा, पहले कुछ और होता होगा, लेकिन समय के साथ खेलों की मांग को देखते हुए खेलों में सुधार करने के लिए उपकरण भी जो है समय के साथ बदलते जा रहे हैं। ऐसे ही अब खिलाड़ी उपकरण की बात करो, जो खिलाड़ी यूज करता है खेलों के लिए, वह जूते, हेलमेट, दस्ताने, कोहनी रक्षक, छाती रक्षक और घुटना रक्षक, जो कि खिलाड़ी अपनी सेफ्टी के लिए यूज करता है ना। पीछे मैंने यही तो पढ़ा कि भाई इन सब के लिए क्या हो रहा है, उपकरण भी बदलने जरूरी है, सुरक्षा हो, चाहे खेलों में सुधार करना हो, है ना, और चाहे कोई मनोरंजन के पर्पज से हो, नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसी वजह से क्या है, उपकरण भी बदलते जा रहे हैं, जो मैं दिखा भी रहा हूं आपको। अब हम बात करते हैं खेल तकनीक की। तो जब खेल तकनीक की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है।
तो विश्व जो है 6G तकनीक की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो 5G लेकिन 6G की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार जो है खेल भी नई तकनीकों के विकास से अछूते नहीं है। खेलों में भी जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। देखो भाई कैसे, तकनीकों में नवीनता आने से सही निर्णय, प्रदर्शन बढ़ोतरी, विरोधी खिलाड़ियों का मूल्यांकन करना और रणनीति बनाने में मदद करता है, और उपकरणों का आविष्कार और डोपिंग जांच, ये आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में अपने 11वीं क्लास के। और दिव्यांग खिलाड़ियों की सहायता और प्रसारण अधिक सुगम और सुलभ रूप से बढ़े। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या बताया गया है। तकनीकों में क्या आ रही है भाई, एडवांसमेंट आ रही है, जिससे क्या हो पा रहा है, हम से डिसीजन ले पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो चुकी है जिससे जो है हम कितने भी लोगों से बात कर सकते हैं, डिसीजन उनकी राय ले सकते हैं, जिससे बेटर डिसीजन ले पाते हैं, है ना। प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि ऐसे तकनीक का यूज हो रहा है जिससे खिलाड़ी जो है अपने प्रदर्शन को और अच्छा कर पा रहा है। जितने भी अपोनेंट है अपने, उनका अच्छे से मूल्यांकन कर पा रहे हैं हम, कि भाई वो क्या तकनीक का यूज कर रहे हैं, कोई किस एक्टिविटी को ज्यादा करे जिससे वो जीत पा रही हैं, तो उसका मूल्यांकन करके हम अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और प्लानिंग करने में, रणनीति बनाने में मदद हो गया है तकनीक की वजह से। उपकरणों का आविष्कार भी हो रहा है, जब भी तो तकनीकी का विकास हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे डोपिंग जांच, डोपिंग मतलब क्या होता है, देखो डोपिंग जांच का मतलब सिंपल सा है कि जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे पदार्थों का यूज करता है जो बैन है, ठीक है। और बैन क्यों है, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे जो है किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाए, है ना। कुछ ऐसे क्या इंजेक्शन, ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बढ़ा लेता है, उसको डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग, है ना, तो ये बैन है, इसी को डोपिंग बोल देते हैं। तो इसकी जांच करने किसी ने कोई क्या करा, कोई डोपिंग तो नहीं करके आया है ना, किसी ने कोई ऐसे पदार्थ का यूज तो नहीं करा है। तो डोपिंग जांच भी आसान हो गई है, किसकी वजह से, इन तकनीकों की वजह से। और दिव्यांग खिलाड़ियों की सहायता कर पा रहे हैं। और प्रसारण मतलब कि जो खेल चल रहा है ना, उसका टेलीकास्ट कर देना कहीं पर लाइव फॉर्म में, तो इससे ये और अधिक क्या हो गया, आसान हो गया है, सुलभ हो गया है। कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी की वजह से। ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्मार्ट बॉल इन क्रिकेट हो, है ना, ये स्निको एज डिटेक्टर हो, ये होक आई हो। कहने का मतलब है जो कि यूज होते हैं आज के टाइम पे, आप देख सकते हो अपने सामने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प, यानी जो फिजिकल एजुकेशन है इसके अंदर भाई स्कोप क्या है, करियर की बात, करियर क्या है इसमें, ठीक है। देखो, तो शारीरिक शिक्षा का करियर बनाने में ना बहुत महत्व है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन भी आज ऐसा सब्जेक्ट आप कह सकते हो जिसके अंदर स्कोप होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट करियर्स में जा सकते हो। ये ना केवल स्वास्थ्य सुधारने में मदद करता है, बल्कि इससे जुड़े कई करियर भी बन सकते हैं। ये नहीं कि आप तो फिजिकल एजुकेशन यानी शरीर आपका हेल्थ नहीं, इनमें बहुत सारे करियर भी बन सकते हैं। देखो भाई, अब कुछ करियर सीधे जो है शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप शिक्षक बन सकते हो फिजिकल एजुकेशन के, आप कोच बन सकते हो, खेल अधिकारी आप बन सकते हो, उपकरण बनाने वाले आप बन सकते हो, क्योंकि आपको ज्ञान है कि किस खेल में कैसे उपकरण चाहिए होता है, आप वैसे उपकरण बना सकते हो। खिलाड़ी आप बन सकते हो, प्रशासक आप बन सकते हो, जो कि खेल में ही क्या करे, प्रशासक प्रशासन करे। और फिटनेस ट्रेनर आप बन सकते हो, जो कि फिटनेस के बारे में गाइड करे। और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा से कई अन्य क्षेत्रों में भी मदद मिलती है, ध्यान से सुनना कैसे। सेना में, डॉक्टर में, या इंजीनियर बनना हो आपको, वैज्ञानिक या पायलट आदि खिलाड़ियों के लिए क्या होती है, कुछ छूट होती है। मतलब कि इन सब क्षेत्रों में भी क्या मिलती है, आपको मदद मिलती है, अगर आप क्या हो, आपने शारीरिक शिक्षा में अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है, ध्यान आपको रखना है। और खिलाड़ियों के लिए जो है कुछ नौकरियों में क्या मिलता है भाई, रिजर्वेशन भी मिलता है, और मतलब कोटा मिलता है, कहने का मतलब ये है। और आयु में भी छूट मिलती है, मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर नौकरी में एज 25 साल है लास्ट, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं उनको कुछ छूट मिल जाती है, 3 साल की, 2 साल की या 5 साल की, है ना। और बाकी क्षेत्र में तो आगे जो खिलाड़ी होते हैं, जो सारे शिक्षा से जुड़े होते हैं, उनको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा से जो है कि अन्य क्षेत्र में भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम की, और फिर हम बात करेंगे एक और प्रोग्राम की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया कार्यक्रम की, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेलों के विकास के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये नेशनल लेवल पर स्टार्ट करा गया ताकि खेलों में क्या मिले, बढ़ोतरी मिले। इसका उद्देश्य बेसिकली सिंपल सा है, खेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी कराना, पार्टिसिपेशन कराना, और उत्कृष्टता मतलब कि एक्सेलेंस को बढ़ावा देना, ताकि जो खिलाड़ी है वो अपने आप को एक्सेल कर पाए, एक्सेलेंस की तरफ बढ़े वो और अच्छा करे।
और इंडिया को रिप्रेजेंट करे बाहर। और इसे 2018 में शुरू किया गया था। डेट वगैरह सब याद रखना, ठीक है भाई। आगे देखो, अब शुरुआत और पहला आयोजन कब हुआ था भाई इसकी बात करते हैं। तो पहली बार 2018 में खेलो इंडिया गेम्स दिल्ली में ये आयोजित हुआ था, और जिसने में क्या है, छात्रों ने 16 खेलों में कितने 16 स्पोर्ट्स थे टोटल, और 2009 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करी थी। यानी 209 जो है गोल्ड मेडल के लिए 16 गेम्स में जो है छात्रों ने क्या करी थी, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने प्रतिस्पर्धा नहीं कॉम्पिटिशन करा था। इन खेलों का जो प्रसारण है वो राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चैनल है वहां पर भी किया गया था, जैसे आपका स्टार स्पोर्ट्स है, आपको पता होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। यानी जो जितने भी छात्र यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितने भी खिलाड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए वो इनको दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। आगे चले। अब क्या है ना, नाम में बदलाव हुआ। नाम में बदलाव हुआ, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या था, खेलो इंडिया गेम्स लिख रखा है, तो बाद में इसका नाम बदल दिया गया। तो पहले इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बोला जाता था, है ना। लेकिन अब इसे जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG बोल के नाम से हम जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कह लो, या आप खेलो इंडिया गेम्स बोला जाता था, लेकिन अब इसमें जो है ये जोड़ दिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगर मैं फैसिलिटियों की बात करूं, तो 17 साल से कम उम्र के स्कूली छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 21 साल से कम उम्र के कॉलेज के बच्चे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। ये स्कूली बच्चों या कॉलेज वाले बच्चों के लिए है ये। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की बात करो तो यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। देखो कैसे, तो चयनित खेलों और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए 8 वर्षों तक, क्या 8 वर्षों तक हर साल 5 लाख यानी लगभग $7,000 होते हैं ये, की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ताकि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेम्स हो रही है अपने खेल को रिप्रेजेंट कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके लिए जो अपनी डाइट हो गई, चाहे खेलों में इक्विपमेंट चाहिए हो, सबके लिए जो है आपको हर साल 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलती है। ये ध्यान आपको रखना, जो भी खेल है जो छात्र जो है इसमें क्या होते हैं भाई, सिलेक्ट होते हैं। और ये कार्यक्रम जो है ना, खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की में मदद करता है। ये ध्यान रखना है भाई, कि जो ये कार्यक्रम है खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये बेसिकली खेल में प्रतिभा ढूंढनी है, अपने टैलेंट ढूंढने हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए स्टार्ट करा गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम तैयार हो पाए, है ना, इसलिए स्टार्ट करा गया है। क्यों पता होगा, इंडिया के अंदर जो है अभी टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जो है इंडिया के अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर ले जाना है हमें, इसलिए स्टार्ट करा गया। और आपको ये पता है कि इंडिया के अंदर ओलंपिक्स में जो मेडल लेने नहीं आते, इतने बाकी कंट्री के आते हैं, तो वही चीजें हैं, तो इसलिए सब चीजें स्टार्ट करी गई हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिट इंडिया कार्यक्रम की, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। देखो, फिट इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, है ना, आपको पता है। यानी मैं कहूँ तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा करी गई थी। उन्होंने स्टार्ट करी थी 2019 में फिट इंडिया प्रोग्राम की। अब ये है क्या, इसका उद्देश्य बेसिकली सिंपल सा था कि जो फिटनेस है उसको हमारे डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर क्या करना है, उसको एक हिस्सा बनाना है। आपको पता होगा लोग फिटनेस को हल्के में ले लेते हैं, बहुत लोग आज भी, तो इसको हमारी लाइफ का पार्ट बनाना है, इसलिए जो है इसकी शुरुआत करी गई थी 2019 में। और इस अभियान का जो मिशन है ना, वो लोगों की आदतों में क्या लाना है, बदलाव लाना है। कि लोगों की जो हैबिट्स है, जो कि एक बेकार लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रही है, उसको खत्म करके अच्छी आदतों में क्या करना है, बदलाव लाना है, और उन्हें एक शारीरिक रूप से सक्रिय यानी कि एक एक्टिव इंसान बनाना है, जिससे वो क्या एक एक्टिव जीवन शैली जी पाए, यानी अपनी जिंदगी में वो थोड़ा एक्टिव रहे, है ना भाई। तो ये क्या है, उनको उनके जिंदगी में बदलाव लाना है। उद्देश्य की बात करूं भाई, तो फिट इंडिया कार्यक्रम या प्रोग्राम का अ, उद्देश्य क्या है, तो फिटनेस को आसान बनाना है, मजेदार बनाना है और निशुल्क बनाना है। कि कोई व्यक्ति अगर फिटनेस की तरफ सोचे तो उसको ये ना लगे यार ये बहुत खर्चीला चीज है तो मैं नहीं कर रहा, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो निशुल्क, मजेदार, आसान बनाना, ये एक पहला उद्देश्य है फिट इंडिया प्रोग्राम का। और ऐसे ही फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना, कि भाई फिटनेस और जो कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां की जा सकती है शरीर को फिट बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, इसको लेकर जो है जागरूकता फैलानी है। और ऐसे ही स्थानीय और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना है, मतलब कि जो स्थानीय स्तर पर जो गेम्स हैं,
और जो पारंपरिक खेल जो हमारे पुराने टाइम से चल रहे हैं, है ना, तो उनको क्या करना है भाई, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना है। और आगे देखो, फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, पंचायत हो गया या गांव तक पहुंचाना है। फिटनेस ये नहीं कि केवल सिटी तक रहेगी, नहीं, उसको हर स्कूल तक, कॉलेज तक, या जिसको विश्वविद्यालय भी आप बोल लो, या पंचायत और गांव तक पहुंचाना है, ताकि हर एक व्यक्ति इस मूवमेंट से जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने आप को फिट करने के बारे में सोचे। और भारतीय नागरिकों के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां वे फिटनेस से जुड़ी जानकारी साझा कर सकें और जागरूकता बढ़ा सके। तो जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए क्या करना है, एक ऐसा मंच हमें बनाना है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां वो फिटनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, जो देना चाहता हो जानकारी, वो दे सके, आके उसका स्वागत हो, है ना। और बाकी जो लोग हैं उस फिटनेस के ज्ञान को समझे, अपनी जिंदगी में उतारे, और इस तरीके से क्या होगी, जागरूकता फैलेगी, जागरूकता बढ़ेगी। समझ आ गया? तो ऐसा मंच बनाना है। तो इसी के साथ आपको जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। आपको समझ भी आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। बाकी वीडियो पसंद आपको आई है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बहुत प्यारा सा कमेंट करना है और शेयर करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।